जय हिंद। नमस्कार। पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है। देखिए, नया साल खुद को बदलने का और अपनी सोच के मजबूत करने का और अपने सपनों का सच करने का अवसर है। एक बात याद रखिएगा, हम लोग को एक संकल्प लेना होगा। क्या लेना होगा? कि हम हार से नहीं डरेंगे, मेहनत से नहीं भगेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच के ही रुकेंगे, क्योंकि आज जो पसीना बहाता है कल वही इतिहास रचता है। आइए, ठीक है, बहुत कुछ बात ना करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पॉलिटी का एपिसोड 3 लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। आइए, बिना किसी देरी का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग क्लास को एंजॉय करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब लाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य के पास, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं ये आपका आपका किसके पास होती हैं? संघ के पास होती हैं। ठीक है, संघ के पास होती हैं। ये देखिए, 3 प्रकार की पहले बनाई गई थी। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूची के अलावा जो भी कार्य होगा, जो भी विषय होगा, अगर इन तीनों में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? अवशिष्ट में आएगा। इसी बात याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसका आंसर करिए आप लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है? बताइए। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253। बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? इसका आंसर करिए आप लोग। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 249 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 365। पहले तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाएगा तो कहाँ आएगा? आर्टिकल 352 में आएगा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन किस में आता है? तो 356 में आता है। और क्या पूछ ले फिर, वित्तीय आपातकाल किस में आता है? तो आर्टिकल 360 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 360 में आता है। तो यहाँ पूछ रहा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत आएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, और आपातकाल को कहाँ से लिया गया है भारत में? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है और भाग 18 में इसे रखा गया है। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच यह आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के भंग होने के बाद कौन कार्यरत रहता है? बताइए। देखिए, लोकसभा के भंग होने के बाद कौन कार्यरत रहता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए, लोकसभा भंग होने के बाद कौन कार्यरत रहता है? तो यह कौन रहता है? राज्यसभा। क्यों? कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्या है? एक अस्थाई सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। कौन? लोकसभा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इसे भंग करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जाता है। और कौन नहीं भंग होगा? तो राज्यसभा नहीं भंग होगा। क्यों नहीं भंग होगा? क्योंकि यह एक प्रकार का अस्थाई सदन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
5 आपके सामने हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करिए। समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? बताइए, समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से या आयरलैंड से? बताइए, समवर्ती सूची का विषय अवधारणा किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और आयरलैंड से क्या लिए थे हम लोग? तो डीपीएसपी लिए थे। क्या लिए थे? डीपीएसपी लिए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और कनाडा से क्या लिए हैं? तो संघीय व्यवस्था को लिया गया है। और एकल नागरिकता जो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। इसे भी याद रखिएगा। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन से या सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो कहाँ, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा हो या राज्यसभा में। लेकिन ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है महाभियोग? तो महाभियोग देखिए आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग क्यों लगाया जाता है? यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके प्रति महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन महाभियोग लगाने का एक प्रक्रिया होता है। यदि महाभियोग लगाया जा रहा है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है कि उनके प्रति महाभियोग लाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दोहरी सरकार प्रणाली किस स्तर पर लागू होती है? बताइए, दोहरी सरकार प्रणाली किस स्तर पर लागू होती है? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर? 7 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोहरी सरकार प्रणाली जो है आपका, दोहरी सरकार प्रणाली एक केंद्र स्तर पर लगाई जाती है। कहाँ पर? केंद्र स्तर पर लगाई जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए क्या होगा? इसका आंसर बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? इसका आंसर करिए आप लोग। आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370? यह देखिए, आर्टिकल 370 क्या था? ये जम्मू कश्मीर से प्रावधान था। किससे रखता था? जम्मू कश्मीर के प्रावधान से था। और आर्टिकल 356, 360 हम क्या बताए हैं आपका? आर्टिकल 356 से 360 क्या बताए हैं? यह आपका आपातकाल से संबंधित है। तो बचा कौन सा आर्टिकल? 368। तो 368 किससे संबंधित हो जाएगा? 368 किससे संबंधित हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में दी गई है? तो आर्टिकल 368 में दी गई। और किसे कहाँ से लिया गया है पूछ ले? इसे लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और आर्टिकल 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। और आर्टिकल 370 में क्या है? तो जम्मू कश्मीर के प्रावधान की बात की गई थी। तो संविधान संशोधन किस में आएगा? आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 30, 40, 50 या 60? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अधिकतम पूछ ले तो देख लीजिएगा, जितनी भी राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे उसका 1/3 क्या होगा?
अधिकतम संख्या होती है, ठीक है। अधिकतम पूछेगा तो राज्य विधानसभा के टोटल संख्या का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग एक बात याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद केवल कहाँ पर है, तो 6 राज्यों में है। केवल कितने राज्यों में है, 6 राज्य में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इस 6 राज्यों में विधान परिषद है, और किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यहाँ देखिए हम इसका व्याख्या भी लाए हैं इस साथ साथ में। अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया है। लेकिन याद रखिएगा कब कब लगाया गया, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया। 1962 में क्या चल रहा था, तो भारत चाइना युद्ध चल रहा था। और 1971 में क्या था, भारत पाकिस्तान का युद्ध था। और 1975 में क्या था, भारत में आंतरिक अशांति के कारण बता करके लगाया गया। तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। और वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में है, संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में या भाग 5 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से भाग में आता है, तो कौन से भाग में आता है, भाग 4 में आता है। कहाँ पर, भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। कहाँ तक, 36 से लेकर के 51 तक होता है क्या, डीपीएसपी। और इसी डीपीएसपी में क्या बताया गया, आर्टिकल 44 में ही बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या, समान नागरिक संहिता। यह नीति निर्देशक तत्व में आती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्या, नीति निर्देशक के तत्व में आती है। कौन से आर्टिकल में आता है समान नागरिक संहिता, तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत इसे रखा गया। और कहाँ रखा गया, भाग 4 में रखा गया। और भाग 4A में क्या रखा गया, तो यहाँ मौलिक कर्तव्य को रखा गया। क्या, भाग 4A में क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य को रखा गया। तो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51A में रखा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कम, अल्पसंख्यक का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जो कम लोग हैं, जो हमारे देश में कम लोग हैं, तो उनके अल्पसंख्यकों की भाषाई का सुरक्षा प्रदान किया गया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 350A के अंतर्गत उन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 350A के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। पहले तो आप एक चीज और जान जाइएगा, पहले जानिए संसद, पहले जानिए क्या, संसद, संसद जान लीजिए। तो संसद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 79 में बताया गया है, क्या, संसद को बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद को बताया गया है। और आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है, तो राज्यसभा को बताया गया है। और आर्टिकल 81 में क्या बताया गया है, लोकसभा के बारे में बताया। तो संसद के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। यदि सदन पूछे संसद के तो 2 होंगे, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी राज्यसभा की बात की जा रही है, ठीक है, उसी राज्यसभा की बात की जा रही है। तो राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति में कितने लोगों को नामित करते हैं, तो सिर्फ 12 लोगों को नामित करते हैं। कितने लोगों को, 12 लोगों को नामित करते हैं, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 12 सदस्यों को नामित करते। तो वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं। कैसे, 233 कितने हैं, निर्वाचित किए गए हैं, और 12 क्या हैं, मनोनीत हैं। तो ये कितने हो गए,
245 हो गए। इसे भी आप लोग याद रखिए, कितने हो गए? 245। ये 233 क्या है? आपके निर्वाचित हैं और 12 क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, और वो अधिकतम पूछे तो 250 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इस बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में मिला है। ठीक है, 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और क्या बनाया गया? इसमें भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। भाग क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। और इसमें कितने विषय बनाए गए हैं? 29 विषय को रखा गया है। ठीक है, 29 विषय को रखा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 29 विषय को रखा गया है, किसमें? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 1992 में। भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई और इसमें कितने विषय को रखा गया? 29 विषय को रखा गया। और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही होता है, और इसमें किसको रखा गया है? तो नगर पालिका को रखा गया है। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है? इसमें लोकसभा और विधानसभा के मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर करिए। किस अनुच्छेद में विशेषाधिकार का प्रावधान है? विशेषाधिकार किसे मिलता है? तो यह संसद को मिलता है। ठीक है, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 105 में बताया गया है। क्या? किस अनुच्छेद में विशेषाधिकार दिया जाता है? तो आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 110 में क्या बात किया गया है? तो आर्टिकल 110 में किसको बात किया गया? तो धन विधेयक की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसमें? आर्टिकल 110 में। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश की जारी करता। क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, जब संसद का कोई भी सदन नहीं चलता है और कोई आकस्मिक जरूरत पड़ गया कोई नियम या कानून बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके अपने आर्टिकल 123 का उपयोग करके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और नियम और कानून बनाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश जारी होता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और 110 में क्या है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और 105 में क्या है? सांसद सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में एकल न्याय प्रणाली किससे संबंधित है? एकल न्याय प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर करिए आप लोग। एकल न्याय प्रणाली केंद्र व राज्य, केवल केंद्र, केवल राज्य या पंचायत? तो यह किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। इसका देखिए हम व्याख्या भी लेकर आए हैं। भारत में एकीकृत सिंगल न्याय प्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के अधीनस्थ न्यायालय तक। ठीक है, कहाँ तक? सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के अधीनस्थ न्यायालय तक क्या है? एकल न्याय प्रणाली है। केंद्र और राज्य से संबंधित होता है, दोनों से संबंधित होता है। तो 16 का ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? बताइए। 25, 30, 40 या 50? कितने लोगों की जरूरत है? तो न्यूनतम 40 लोगों की जरूरत होती है। कितने लोगों की? न्यूनतम 40 लोगों की जरूरत होती है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 40 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो सत्ता पक्ष के लिए लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। ठीक है,
ठीक है, यह भी याद रखिए। कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा सत्तापक्ष के लिए। तो कम से कम 40 लोगों का समर्थन होना आवश्यक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। यह देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाद में राष्ट्रपति शासन पर न्यायिक समीक्षा लागू हुई थी? किस वाद में राष्ट्रपति शासन पर न्यायिक समीक्षा लागू की गई थी? केशवानंद भारती पे, गोलकनाथ, एस.आर. बोमई, मिनर्वा मिल्स। ठीक है, कौन से बताइए, कौन सा? तो एस.आर. बोमई वाद में 1994 में राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एस.आर. बोमई को के द्वारा जो वाद था उसी को राष्ट्रपति न्याय शासन पर न्यायिक समीक्षा लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर बताइए। भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? 320, 324, 326 या 329? चुनाव आयोग का कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया बताइए? आर्टिकल 324 के अंतर्गत। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कौन है वर्तमान समय में, उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से बहुत बार एग्जाम में सवाल बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? आप लोग बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। यह कौन है, बताइए। प्रधानमंत्री बुलाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष बुलाएंगे कि राष्ट्रपति बुलाएंगे कि उपराष्ट्रपति बुलाएंगे? संसद का संयुक्त सत्र का अधिवेशन अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है इसका? जब सत्र को बुलाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों का अध्यक्ष जब सदन बैठती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और बुलाया कब जाता है? जब दोनों सदन में किसी बिल को लेकर के मतभेद हो जाता है तो उस टाइम राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त सत्र बुलाता है। ठीक है, तो आज तक केवल 3 बार, ठीक है, केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिए। और आज तक संयुक्त अधिवेशन केवल 3 बार हुआ है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक का मतलब जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया होगा। संवैधानिक का मतलब ये होता है जो जिसका संविधान में उल्लेख किया गया होगा वह संवैधानिक निकाय होता है, और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वह संवैधानिक निकाय नहीं होता है। तो चुनाव आयोग, इसका संविधान में उल्लेख है तो यह क्या हो गया? एक संवैधानिक निकाय हो गया। वित्त आयोग भी, इसका भी उल्लेख है तो यह भी संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग, ये इसका उल्लेख नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का भी वर्णन मिलता है कहाँ पर? संविधान में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? 2015 में हुआ है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 21 का क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, इसका आंसर करिए। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए आप लोग। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कौन से संविधान में संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां या 52वां? तो याद रखिएगा, भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, एक शब्द हो गया धर्मनिरपेक्ष, और देखिए दूसरा क्या जोड़ा गया है? समाजवादी। क्या जोड़ा गया है? समाजवादी। समाजवादी जोड़ा गया है। ठीक है, और एक जोड़ा गया अखंडता। क्या जोड़ा गया है? अखंडता।
तो 3 शब्द को जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसे कहाँ रखा गया, कहाँ जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। और इसी 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 52वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है। और 44वां यह किससे संबंधित है? तो 44वें संविधान संशोधन के ही द्वारा क्या किया गया था? 1978 में क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया। कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है? यह होता है आपका 1976 में होगा। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यह बताइए, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। क्या? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए आप लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका आंसर करिए। आर्टिकल 280, आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243Y, आर्टिकल 281। यह देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप लोग गलत मत करिएगा। वित्त आयोग देख करके आप लोग ऐसा ना हो आर्टिकल 280 कर दीजिए, यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वित्त आयोग की बात की गई है। किसका? वित्त आयोग की बात की गई है, वित्त आयोग का बात किया गया है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या मिल रहा है? राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मिलेगा? तो आर्टिकल 243I के अंतर्गत मिलता है। जब राज्य की बात की जाएगी तो आर्टिकल 243I के अंतर्गत रखा जाएगा, और सिर्फ वित्त आयोग की बात की जाएगी तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, और वित्त आयोग वित्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के कार्यकाल कितना होता है उनके अध्यक्ष का? तो 5 वर्ष होता है। और वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह बताइए, यह क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन करिए इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? बताइए। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या आयरलैंड? पहले तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो DPSP लिया गया है, ये आपको हम बता चुके हैं। और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो यही एकल नागरिकता को लिया गया है। ठीक है, और संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति हो गया है, कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था लिया गया। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो DPSP को लिया गया है। और एकल नागरिकता को कहाँ से लिया जा रहा है? तो ये अमेरिका से लिया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से लिया जा रहा है? अमेरिका से लिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पर मेरा क्लास समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तभी के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।